सो बेटा लेट अस नाउ स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में वर्नियर कैलिपर भी हो गया है, हमारा स्क्रू गेज भी हो गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फीरोमीटर। बेसिकली स्फीरोमीटर ना एक सर्कुलर डिवाइस टाइप का रहता है जो कर्वेचर्स को मेजर करता है। इसके पास इसके 3 लेग्स होते हैं। आपको ये लेग नंबर 1 दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। ये लेग नंबर 1 है, ये लेग नंबर 2 है और पीछे की तरफ कहीं लेग नंबर 3 होगा जो शेडो से भी नहीं दिखाई दे रहा है। बेटा ये इसका मेन पॉइंटर नजर में आ रहा है आपके। सो यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ यू कैन से। हमें ना कर्वेचर्स पता करने होते हैं, तो देखो ये क्या मेजर करने काम आता है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोल बेटा, कर्वेचर ऑफ अ सरफेस। आपने नोटिस किया होगा कि जूनियर क्लासेस में आपको ये कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस टाइप का कुछ पढ़ाया हुआ है 10th क्लास में, राइट। सो जब कभी हम लोग ना लैब वगैरह में जाते हैं तो हमारे पास 2 तरह के सरफेस मिल सकते हैं। ध्यान देना किस तरह के सरफेस हो सकते हैं। तो एक सरफेस हो सकता है बेटा आपके पास कॉन्वेक्स तरह का सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस कुछ इस शेप में दिखाई देगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा बेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ना एक जगह से सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, किसी सर्कल का पार्टी होता है ना ये, एक तरह से देखा जाए तो वहीं से आपको बताया जा रहा है दैट एक सेकंड रुको, वहीं से हमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना आएगा, तो इसका कुछ रेडियस कर्वेचर आर रहना चाहिए, राइट। सिमिलरली मान लो अगर मेरे पास कोई कॉनकेव सरफेस आ जाती है, इफ आई हैव कॉनकेव सरफेस, तो बेटा ये थोड़ा सा ना ये ऐसा डेप्थ में रहेगा इस तरह से, इसका रेडियस ऊपर की तरफ बनना चाहिए, राइट। तो आप इस स्फीरोमीटर को ढंग से देखो। हमने सबसे पहले पढ़ा वर्नियर कैलिपर, फिर पढ़ा हमने स्क्रू गेज। दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो सेंटर वाला नॉब है ये टॉप और बॉटम पे ना शिफ्ट कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है ये जो सेंटर पॉइंट पे मार्कर जा रहा है ना बेटा, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऊपर की तरफ एक स्क्रू दे रखा है हमको, जिसको आप रोटेट करोगे इस तरह से तो ये देखो ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा। जो लीनियर में आपको स्केल दिख रही है वो कौन सी स्केल कहलाएगी, बोलोगे सर जी मेन स्केल। और जो रोटेट कर रही है उसमें जनरली 100 डिविजन्स रहते हैं। क्या रहेंगे बेटा, 100 डिविजन्स रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात कोई पूछता है आपसे आज के बाद दैट क्या एप्लीकेशन है आपके स्फीरोमीटर का, तो क्या आंसर करोगे कि सर जी इट इज यूज्ड टू मेजर, है ना, स्फीरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी सरफेस। ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। आप लैब में जाकर के देखोगे तो उसके 3 फिक्स लेग्स होंगे और ये एक पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट है ना, वो मेन तीनों लेग के बराबर ही पे रहेगा। तो सरफेस कैसा रहेगा, बिल्कुल प्लेन सरफेस रहेगा। ये अप और डाउन में बच्चों ये चेंज कर सकता है। आप बात समझ रहे हो मेरी क्या बोल रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है ना। तो देखो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल रीडिंग होगी, जितना भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा होगा, तो मैं लिख देता हूं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगा ना बेटा, अपना रेडियस ऑफ बोलो कर्वेचर जो भी मेजर होगा वो बेसिकली आपका टोटल स्केल रीडिंग होगा। और हम सबको मालूम है कि इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं। तो TSR की वैल्यू हो जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस एक सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से लिख लेंगे अपन, ये लिखा है मैंने मेन स्केल रीडिंग प्लस यहाँ हो जाएगा n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है वो मालूम पड़ जाएगा। मेन स्केल रीडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। ये मेरे पेन को देखिए कहाँ लेके जा रहा हूँ, ये आपको वर्टिकल स्केल दिख रही है बेटा, जो 0 के भी थोड़ा ऊपर है, क्योंकि ये जो आपका पॉइंटर है वो सरफेस से अपवर्ड उठा हुआ है सरफेस से, राइट। तो ये जो मेन स्केल चल रही है वो mm में चल रही होती है, आपको मालूम होगा, है ना। 0 लिखा है, 5 mm लिखा है, 10 mm लिखा है। बात समझ में आ रही है। यूजुअली अपन ऐसी बात करते हैं, ये 10 mm में चल रही है रीडिंग, है ना। तो बताओ मुझे 1 MSD कितना आएगा डायग्राम में से, व्हाट इज 1 मेन स्केल डिवीजन। तो बोलोगे सर जी 1 mm दिख रहा है हमको, और 1 MSD को क्या बोलते हैं अपन लोग, पिच बोलते हैं। आ रहा है बेटा समझ में। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊं और आपसे पूछूं कि लीस्ट काउंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मुझे बताइए आप अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग से, तो क्या बोलोगे सर जी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 पिच
बिल्कुल सही, वन पिच ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय, मैंने लिखा है नंबर ऑफ, बोल बेटा, डिविजन्स ऑन। जो भी सेकेंडरी स्केल होती है ना, तो यहाँ पे दूसरी स्केल का नाम है सर्कुलर स्केल, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सॉल्व करते वक्त। तो लीस्ट काउंट कितना आएगा, वापस से पेज टर्न करता हूँ और पूछता हूँ आपसे क्या चल रहा है। यहाँ दिख रहा है बेटा आपको मेन स्केल पे कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो देखो क्या लिखा है 1 mm। और सर्कुलर स्केल पे जो घूम रहा है यहाँ से ऐसे करके, उसमें देखो 30 40 50 60 70 दिख रहा होगा। तो इट कैन बी एनीथिंग जो भी आपको यहाँ पे स्ट्राइक करे। ध्यान रखना मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं। मेजरमेंट आप ऐसे लोगे कि जैसे अपन कोई व्हील वाला खेलते हैं ना, कभी वो सर्कुलर व्हील घुमाते हैं और कहीं एक पॉइंटर आता है, तो जो पॉइंटर आपके यहाँ पर आ रहा हो, मान लो अभी आएगा आपका 10 20 की जगह पे बीच में यहाँ तो मान लो 11 आ रहा है आपका पॉइंटर, है ना। 0 से लेके 99 में कुछ भी आ सकता है वो, क्योंकि क्या है ये सर्कुलर घुमा सकते हैं ना इसको अपन लोग इस तरह से। बात समझ रहे हो बेटा? तो नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊं और अपने बच्चों से पूछूं कि बच्चों लोग क्या चल रहा है यहाँ पे, तो क्या आंसर करोगे, तो बोलोगे लीस्ट काउंट का मतलब है न्यूमरेटर में आना चाहिए। बोल बेटा लीस्ट काउंट क्या मतलब है, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? हाँ 1 mm, है ना। एक सेकंड रुकिए। कितने हैं ये? वेरी गुड। तो बच्चे ये हो जाएगा 0.01 mm। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। मैं आपको ये लिखने की एडवाइस करूंगा। अब मुझे बताइए पीछे वाला टॉपिक देख करके कि सर जी यहाँ पे तो जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन, बेटा सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन आपको यहाँ पे डायरेक्टली हिट करता है उसको nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो nth टर्म यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो कैसे बताओगे nth टर्म यहाँ पे आ रही है तुम्हारी 11, राइट। तो बेटा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, देखो 0.01 तो आया ही मेरा, है ना, ये तो समझ सकते हैं अपन। टोटल स्केल रीडिंग का आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन स्केल पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है बराबर n टाइम प्लस करके, यहाँ पे प्लस आएगा सॉरी, प्लस n टाइम्स ऑफ बोलो 0.01, राइट, है ना। और सब कुछ किस में चल रहा है बच्चे, mm में चल रहा है। तो MSR की वैल्यू पीछे चल के देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो देखो हमारे हिसाब से 0 और 5 के आसपास चल रहा है वो, तो उसको 5 लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस nth मैंने 11 मान के रखा था और 0.01 चल रहा है, राइट। कोई परेशानी वाली बात बेटा? कितना है आंसर 5.11 mm। इसको देख के क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे बैग में रखा रूलर स्केल होता है वो या तो 5 mm मेजर करेगा, उसके बाद क्या मेजर करेगा 6 mm, उसके पहले क्या मेजर करेगा, तो बोलोगे सर जी 4 mm मेजर करेगा। लेकिन ये भाई साहब 5 mm से 6 mm तक जाने में पता है क्या कितना देर लगाएंगे? हाँ 100 लगाएंगे, मतलब 5.01 भी आ सकता है, 5.02 भी आ सकता है, 5.03, देखो ना तभी तो आया है 5.11। तो कितना हो गया ये 100 टाइम्स बेटर हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 बोलो टाइम्स बेटर, और फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज है देन आपका जो रूलर होता है ना, जो बैग में रखा होता है बेसिक सा रूलर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100 आएगा बेटा, है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम x है, उसे कैलकुलेट करने अगर हम जाते हैं तो ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर 2 1 3 एंड 4, आपको बताना है बेटा सिर्फ परसेंट एरर x में कितना आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछता है टीचर दैट x किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, बताना मुझे, ए स्क्वायर बी क्यूब होल डिवाइड बाय सी, और रूट के अंदर डी लिखा हुआ है, ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे देखो आपको पावर्स भी लग रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं डिवाइड है, एक्सपोनेंट लग रहा है। फॉर ऑल द थिंग्स आपको पता है कि किस पैटर्न में आंसर आएगा, तो बोलोगे सर हमें मालूम है रिलेटिव एरर में हमारा आंसर आता है ना। तो x कितना हो जाएगा, डेल्टा x बाय एक्स, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर बोलो सामने आ जाती है और हम कैसे लिखते हैं डेल्टा ए बाय ए, पढ़ रखा है ना बच्चों हमने ये, प्लस पावर क्या लिखी है 3, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, प्लस लगाऊंगा, हालांकि ये डिवाइड में लिखा हुआ है लेकिन उसे टेंशन नहीं लेनी है अपन को, ये भी प्लस में ही आएगा। डेल्टा सी बाय सी, रूट को अपन 1/2 बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा डी डिवाइड बाय डी। दिस शुड बी योर आंसर। अब इसको दोनों साइड से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे बेटा, 100 से। तो क्या करना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इन एक्स। आंसर बोलो
2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए पे कितना एरर आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए 2%। 3 टाइम्स बी पे कितना आ रहा है 1%। सी पे कितना है बेटा 3%। और 1/2 आई कैन राइट डेल्टा डी बाई डी पे आ रहा है 4%। जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। सो इट शुड कम टू बी 4, हाँ ये हो जाएगा बच्चे लोग 12% परसेंटेज एरर इन एक्स। देखो इस क्वेश्चन में हमसे ना ये केमिस्ट्री की गैसियस स्टेट का एक क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से। वंडर वॉल इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं P प्लस ए डिवाइड बाई वी, ये बड़ा वाला V है यहाँ पे, और ब्रैकेट में V माइनस बी लिखा है, बराबर में RT लिखा है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत प्रीवियसली चीजों का पता होना जरूरी है। सो इन दिस क्वेश्चन हमसे एक आइडियल गैस इक्वेशन के आसपास की इक्वेशन पूछी गई है। तो बच्चों PV बराबर nRT होता है एक तरह का इक्वेशन, जहां पे T स्टैंड्स फॉर होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। P स्टैंड्स फॉर बोलो प्रेशर। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और R का मतलब बेटा यहां पे गैस कांस्टेंट से है। किससे, गैस कांस्टेंट से। तो वंडर वॉल ने पता है क्या करा था, वंडर वॉल ने उस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया था। यू विल गेट टू लर्न दिस इन द चैप्टर गैसियस स्टेट। इतना परेशान मत हो, आप बस डायरेक्टली आंसर देखो। प्रेशर के अंदर बोला कि प्रेशर में ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है A बाय V का स्क्वायर, और यहाँ वॉल्यूम में कुछ माइनस हुआ है। तो मैंने आपको एक बेसिक सा रूल बताया था ना बेटा एक जमाने में, बच्चे लोग प्लस साइन माइनस साइन ग्रेटर देन लेस देन वगैरह वगैरह ये क्या करते हैं, they do not change the dimensions। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप में से बेटा हर बच्चा कह सकता है कि सर जी जो P के डायमेंशन आएंगे वही किसके आएंगे। दिख रहा है अपन को P में कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, ये वाला टर्म देखो A डिवाइड बाय V स्क्वायर होगा। और सिमिलरली जो वॉल्यूम के डायमेंशन होंगे वही B के डायमेंशन होंगे। वॉल्यूम के डायमेंशन कितने होते हैं, तो बोलोगे सर M0 होता है, L क्यूब आता है, T0 आता है। ये हो गया अपना एक आंसर। समझ आया बेटा। और यहां करोगे तो आपको अगर मान लो A के चाहिए होंगे तो क्या करना होगा, उसमें प्रेशर इंटू V स्क्वायर के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आपको पता है क्या होते हैं प्रेशर के डायमेंशन, तो बोलोगे हाँ सर मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ML-1 T-2 तो यहाँ आना ही चाहिए, और वॉल्यूम की जगह पे कितना हो जाएगा, ये L का क्यूब, उसका भी स्क्वायर कर दो। मुझे बताओ आंसर कितना आया, 1 L 3 2 6 हो जाएगा बेटा, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और T⁻²2 स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, और इन्हीं को अपन बॉक्स में रख लेते हैं बेटा। ये आपके पास दो आंसर्स हो रहे हैं, ये वाला आंसर होगा और एक ये आंसर होगा। क्वेश्चन इजी था लेकिन रिपीटेटिव फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट भी है और आता रहता है। ठीक, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे P यहाँ पे पावर बता रहा है, P क्या बता रहा है बेटा, पावर बता रहा है P, और x डिस्टेंस है, t टाइम है। इतना ही देख के अपन आंसर कर सकते हैं। पावर का 9th क्लास से आंसर कर देता हूं मैं। पावर का फॉर्मूला होता है, अगर आप थोड़ा भूल रहे होगे तो, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कोई सी भी उसका फॉर्मूला लिख देना, और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और एनर्जी के लिए कितना आता है, mL/T-2 आता है। हाँ या ना बोल भाई। सो बच्चे लोग देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बोलता है अपन को A और B का डायमेंशन बताइए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। P यहाँ पर बच्चों पावर बता रहा है, X यहाँ पर डिस्टेंस है, और टाइम यहाँ पर टाइम है, T यहाँ पर टाइम है। तो देखो हमें ये बात तो मालूम होती है ना, एक बेसिक सा रूल जो हम पढ़ते आए हैं इस पूरे चैप्टर के लिए, जो वैलिड होता है बच्चों की, पॉजिटिव का सिंबल नेगेटिव का सिंबल ये और ये किसी डायमेंशन चेंज नहीं करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में अगर आप नजर डालोगे तो एक्स स्क्वायर लिखा है बेटा वहां पे। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर में से कोई चीज माइनस होगी तो वो भी एक्स स्क्वायर डायमेंशन कैरी करेगी, हाँ है ना। तो जो डायमेंशन बी के होंगे वही किसके हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर के हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि एक्स का मतलब डिस्टेंस है, मतलब इसका डायमेंशन कितना आना चाहिए, L2 आना चाहिए, राइट। फिर अपन पावर के डायमेंशन जूनियर क्लास से निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिया आप बच्चे लोगों को, एनर्जी अपॉन टाइम। तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, mL/T-2, हाँ है ना, और नीचे आना चाहिए T। तो ढंग से लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, ये पावर का जो डायमेंशन मिल रहा है वो मिल रहा है M1
L2t-3 करके मिल रहा होगा। एक ये आंसर है, हो गया, ये आंसर बोल रहा हूँ, बी का तो आंसर मिल चुका है अपन को। अब इस इक्वेशन को ना डायमेंशन के फॉर्म में लिख डालो, तो पावर के डायमेंशन न्यूमरेटर में एल स्क्वायर के डायमेंशन नीचे किसके हो जाएंगे, ए के, और टाइम के लिए कितना हो जाएगा, टी। बेटा अब आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, हमें केवल ए के पता करना है। तो हाउ डू वी डू इट, यहाँ पे अगर मुझे ए के डायमेंशन मालूम करना है तो ए को मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, टी ऑलरेडी था यहाँ पे, और पावर इधर आ जाएगा और ए इधर निकल जाएगा, तो पावर का डायमेंशन बोलो, तो L2 कैंसिल हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए इसको। m ऊपर आके -1 बना लेगा, L 0 कर लेगा, t कितना हो जाएगा, देखो -3 है और +1 है, कितना हो जाएगा, -2, ऊपर है कितना हो जाएगा, नहीं आया समझ में। सो दिस इज योर वन आंसर एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहती है कि सेम क्वांटिटी जो होती हैं वो सेम क्वांटिटी के साथ ही इंटरेक्ट करती हैं। वहीं से अपन ने क्वेश्चन करना शुरू किया, देखो ना आप शुरुआत कहां से करी मैंने, बी का जो डायमेंशन था वो किसके बराबर आ रहा, देखो बेटा अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर के, है ना, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक। सो स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये कहता है चेक करना है अपन को करेक्टनेस, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिलेशन की। ये बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम का रिलेशन है और आपने जो प्रूफ करा है कॉपी के अंदर अपने वो है t इक्वल्स टू के लिखवाया था मैंने रूट के अंदर l बाय जी, के वहां पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 पाई निकल कर आएगी सिलेबस के एंड में, डोंट वरी अबाउट इट। हमें बस ये बोलता है कि इसको डायमेंशन से चेक करना है सही है कि नहीं है इक्वेशन ये वाली, राइट बेटा। तो देखो डायमेंशन अगर मैं लिखूं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, केवल टाइम लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा आंसर, एक t बच जाएगा बस। और अगर आपसे कोई बोलता है डायमेंशन निकाल कर बताइए किसके, राइट हैंड साइड के, तो क्या बोलोगे, सर जी 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होते नहीं है ना, l बाय जी के निकालना है और उसको भी बच्चों 1/2 कर देना, लेंथ से मिल जाएगा l, और ग्रेविटी मतलब एक तरह का एक्सेलरेशन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे LT-2, पावर में कितना है बच्चे 1/2 है, इससे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर है और पावर में कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, LHS बराबर, तो जो इक्वेशन है बच्चे उसको अपन लिख सकते हैं द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। बेटा इन दिस क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि किसी किताब के अंदर ना देयर आर सो मेनी प्रिंटिंग एरर्स, एक 4 डिफरेंट फॉर्मूले दे रखे हैं इसने किसी वाई डिस्प्लेसमेंट की, किसी पार्टिकल के अंडर अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है दैट आपके पास ना एक स्प्रिंग लगा के रखेगा वो इस तरह से, और एक ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक एम, इस ब्लॉक को जाकर वो डिस्टर्ब कर देगा अपर डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा बच्चे पता है, ब्लॉक जाकर के ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बॉटम पे आएगा, ऐसे नहीं, ये हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा अप डाउन में। तो इसका जो वेव फॉर्म बनता है ना बेटा वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक, एक तरफ टाइम चल रहा होता है और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई एक्सिस से वाई कह देते हैं। आप सारे प्रॉब्लम देखो सब में लेफ्ट साइड में देखो वाई वाई लिखा हुआ है, दिख रहा है बेटा बच्चे लोग, राइट। तो थोड़ा ये अभी कंफ्यूजिंग दिखाई देगा आपको, बट आपको समझ में आ जाएंगी चीजें ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वाई की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है जो 9th क्लास का एम्पलीट्यूड बनाते हैं अपन किसी वेव के एक साइड की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, हो जाता है ए। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं साइन फंक्शन, ए साइन, और यहाँ पर लिखा होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह पर लिख देता हूं मैं 2 पाई टी डिवाइड बाय टी। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है चेक करना है। जब भी ऐसे कोई पार्ट चेक करने को आए ना बेटा, तो देखो साइन लिखा है ना तो उसके पहले वर्चुअली एक लाइन बना दिया करो, और साइन के आगे, मतलब ये साइन थीटा है बेसिकली, मुझे बताओ साइन थीटा का डायमेंशन कितने होते हैं, तो पूरी क्लास बोलेगी सर साइन थीटा का डायमेंशन कितने हो जाएंगे, डायमेंशन लेस हो जाएंगे, आया ना। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर अगर कुछ आया है तो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो मतलब वो गलत लिखा हुआ है सामने। तो देखो ना यहाँ पे 2 पाई का डायमेंशन तो होंगे नहीं बेटा बच्चों, टी कैंसिल हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करना रहेगा अपन को। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन लोग, बस सोल्यूशन देखो आप यहाँ फटाफट। अगर हमसे बोला गया है y बराबर क्या लिखा है बेटा,
ए साइन ब्रैकेट के अंदर 2 पाई टी डिवाइड बाय स्मॉल टी लिखा है, इसको सॉल्व करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आएगा आंसर? तो बोलोगे सर जी लेफ्ट हैंड साइड पे तो y मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अकेला l आ रहा है ना, और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस ही है, उसके लिए भी क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। और साइन के अंदर क्या लिखा होगा, तो बोलोगे सर टाइम के लिए t, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा t, t कैंसिल हो रहा है, तो आंसर बोलो LHS बराबर RHS। बी वाला देखते हैं, y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है a, और बोलो साइन v इंटू टी लिखा है। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है बेटा, l आ रहा है, राइट साइड पे क्या आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड है, तो इसके लिए हो जाएगा l। साइन वीटी को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो साइन थीटा मतलब v के लिए कितना लिखते हो आप, LT-1, और टाइम के लिए कितना हो जाएगा t। ध्यान रखना v वहां पे वेलोसिटी है, ठीक, टाइम से टाइम गया बेटा आपका, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है l, राइट साइड में क्या आ रहा है l का स्क्वायर, मतलब क्या होगा ये LHS नॉट इक्वल्स टू बोलो RHS। तो क्या क्या मार्क करोगे आंसर में, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। थर्ड वाले में y बराबर कितना लिखा है बच्चे लोग, a/t लिखा है, और क्या लिखा है साइन, बोलते जाओ t/a, वो देख के ही दिख रहा है कि गलत है वो। लेफ्ट साइड पे l होगा, राइट साइड में कितना होगा बोलो, डिस्टेंस के लिए l और टाइम के लिए t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन में टाइम के लिए t, डिस्टेंस के लिए l, तो ये कैंसिल हो रहा है बेटा, है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है l, राइट साइड में क्या आ रहा है m0 l0 t0, तो ये क्या होगा डायमेंशनली इनकरेक्ट, राइट बेटा, ओके। तो बच्चे लोग डी वाले ऑप्शन को नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, वहां से अपने को बेनिफिट सही रह जाएगा। तो यहां बोल रहा है ये y बराबर क्या कह रहा है बेटा, y बराबर बोलो a/√2, है ना। और देखते हैं क्या लिखा है, a/√2 ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, बोलते जाओ साइन 2 पाई टी बाय कैपिटल टी प्लस बोल बेटा कॉस 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड से होता है, जो पूरी एक साइकिल के लिए टाइम चाहिए होता है, और स्मॉल टी का मतलब होता है उस इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। इतना मत सोचो, ये सब आपको चैप्टर 15 में पढ़ा दिया जाएगा। अभी बस ये सोचना है कि डायमेंशन सही है कि नहीं है, ये समझ में आई बात। तो बेटा ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन का क्या मतलब होता है, डायमेंशन बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसको अलग अलग सॉल्व करना होगा वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे आप। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं बेटा डायमेंशन ऑफ बोलो लेफ्ट हैंड साइड, है ना, कितने हो जाएंगे, खाली एल दिख रहा है, वाई होगा तो एल आ जाएगा उससे, और डायमेंशन ऑफ बोलो राइट हैंड साइड तो क्या करना होगा, a/√2 लिखा है बेटा, है ना। तो ये l/√2 मतलब कांस्टेंट होगा, तो उसका तो नहीं आना चाहिए डायमेंशन, है ना। और साइन में क्या हो जाएगा बोलो t, नीचे कितना आ जाएगा t, कोई दिक्कत वाली बात, कैंसिल हो रहा है ये। और ये भी आप देख सकते हो कि बेटा अंदर दो दो टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने लिखे हैं बेटा, दो दो टर्म लिखे हुए, तो एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है ना। तो दोनों टर्म का डायमेंशन अगर चेक करने जाओगे ना आप, तो टी मिलेगा, है ना, कैंसिल होके, तो कोई मतलब नहीं है उसको सब पढ़ने का। कितना आ रहा है आंसर, आंसर बोलो फटाक से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ प्रॉब्लम है, गड़बड़ मत करना इस क्वेश्चन में। द प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के हैं ये करवा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको बनना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि दो दो बार पढ़ने जा रहे हैं अपन, दो बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि देखो ना इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, तो ये और ये सेम डायमेंशन है, t/t, तो हमारा आंसर तो फर्स्ट पार्ट में मिल रहा है। तो ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, और ये हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। कोई परेशानी बेटा, पे अटेंशन बच्चों। कह रहा है इन अ रिलेशन P बराबर, ये बड़ी सी वैल्यू दे रखी है, P यहाँ पे प्रेशर है, Z यहाँ पे डिस्टेंस का टर्म है, ध्यान रखना L आएगा इसका, K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। 11th के बच्चे को अभी तक पता नहीं होता है क्या मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। थीटा बेटा यहाँ पे टेम्परेचर काम कर रहा है, ठीक। आपको केवल बताना है डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ बीटा, क्या बताने बेटा, बीटा के। तो चलो मैं आपके जूनियर क्लास में जाता हूँ और पूछता हूँ आपसे कि मुझे बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है।
तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, है ना। प्रेशर इज सिंपली फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो देखो हम जब भी ऐसे कोई बड़े फॉर्मूले को एनकाउंटर करें लाइफ में, पी लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा लिखा है, नीचे क्या लिखा है बेटा, बीटा, और आगे उसके एक्सपोनेंट लिखा है पावर में अल्फा जेड, नीचे लिखा है के इंटू थीटा। तो जहां पे एक्सपोनेंट शुरू होता है ना, उसके पहले एक वर्चुअल ऐसे दीवार बना लिया करो, क्योंकि उसके बाद के जो चीजें होंगी ना एक्सपोनेंट की डायमेंशन, वो होती है बेटा डायमेंशन उसके पास नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन आ जाए, लॉग कोई फंक्शन आ जाए, ये सब बेचारों का डायमेंशन कितना होता है, तो बोलोगे m0 l0 t0। इसका मतलब क्या है, e की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, देखो e की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप बस यहाँ लिख लो, अल्फा इंटू जेड डिवाइड बाय के इंटू थीटा, बराबर कितना आएगा ये आंसर आया। अब यहां से टारगेट क्या करना है आपको, अल्फा निकालना है। एक फॉर्मूला आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे बच्चे लोग, आगे की जब क्लास शुरू हो जाएंगे ना, तो एनर्जी रेडिएटेड एट बाय अ बॉडी एट अ टेम्परेचर, वो होता है 1/2 स्मॉल टाइम के और थीटा। तो कहने का मतलब है इसके बॉटम पे देखो के थीटा लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं डायमेंशन यहाँ लगा दूं तो आपका एक ही झटके में आ जाएगा डायमेंशन। बोलो अल्फा के नहीं मालूम डायमेंशन, है ना, अल्फा जेड बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी के डायमेंशन हो जाएंगे वो। तो बोलो ml2 t-2। ये एक फॉर्मूला है बेटा थर्मोडायनामिक्स का, अभी नहीं पढ़ा है लेकिन हमको आगे चल के मिल जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है अपन को। तो अल्फा बराबर कितना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा ml2 t-2 डिवाइड में ये z लिखा है तो नीचे आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आपका अल्फा आ चुका है बच्चों, है ना। अब ये अल्फा उठा करके यहाँ से क्वेश्चन के यहाँ अल्फा पे डाल दो, फोर्स प्रेशर आपको मालूम है तो आपको बीटा का आंसर मिल जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो बीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा अल्फा के डायमेंशन डिवाइड बाय प्रेशर के डायमेंशन। अल्फा कितने हैं बेटा, ml-2। व्हाट इज प्रेशर, आया L2, वेरी गुड। तो आंसर कौन सा मार्क करूं मैं, ये वाला। हाँ अब फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप बताइए, है ना, इसका शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो बोल देंगे कि सर जहां ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना बेटा, P बराबर अल्फा बाय बीटा, उसके जस्ट बाद एक लाइन बना लो और उसके बाद ना आग लगे, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रेशर के डायमेंशन होंगे वो होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपके अल्फा बाय बीटा के बराबर आ रहा है ना, हाँ ना, तो बोल भाई। तो बीटा किससे रिलेट कर गया सूर्यांश, एरिया से। एरिया कितने आते हैं डायमेंशन, तो ऑप्शन क्या मार्क करते हैं आप, L²। लेकिन ये थोड़ा डिबेटेबल बात है, पूरा मैंने करा दिया, ये भी आपको आना चाहिए बच्चे लोग। और ये अपना एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, क्योंकि अपन को दिख रही चीजें कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएंगी चीजें। जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे ना तो ये बहुत बेनिफिट की बात है, ठीक है। सो बेटा इन दिस क्वेश्चन हमसे बोलता है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट, लेट मी चेंज द पेन कलर। ये कह रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज कर रहा है आज। तो आपको आज तक कभी भी कोई डायमेंशन मैंने निकलवा कर बताया है तो बोला है कि क्वांटिटी को अपन कैसे लिखते हैं, तो बोलते हो सर mlt लिखते हैं, हाँ या ना, उसके सर पे a b c ऐसे करके आता है। तो बोल देना आज ये तीनों बच्चे ना आज क्लास में नहीं आए हैं, एब्सेंट है, वो सर का नाटक करने का मन कर रहा है, तो अब वो किसी और क्वांटिटी को ना mlt की बजाय किस में दिखाएंगे, h में, c में और g में। समझ में आया। जो क्लास के रेगुलर मॉनिटर लोग हैं उनको हटा के हमने नए मॉनिटर बना दिए क्लास में, ये वाले मॉनिटर। नहीं आया समझ में अभी भी। तो अब जो भी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो इन पे डिपेंड करेगी। तो क्वेश्चन आगे कहता है कि लेंथ और मास कैसे डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे सर लेंथ, है ना, एक सेकेंड, जो लेंथ और मास कैसे डिपेंड करेगा, तो बोलोगे सर जो लेंथ आएगा वो डिपेंड करने लग जाएगा h पे, c पे और g पे। तो h के सर पे a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया क्या। तो L को अपन लिख सकते हैं कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और बेटा h की पावर a, c की पावर b और g की पावर c, इतना आना चाहिए अपन को समझ में। बस डायमेंशन लिख लो इसके। लेफ्ट हैंड साइड पे तो L के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे सर जी किसको नहीं पता डायमेंशन इसके, कैपिटल L आता है, K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है,
एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन आप लोग आपको ना धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। मुझको याद है तो मैं लिख देता हूं ml2t-1। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? इसके सर पे ए आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? lt-1। और ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कितना होता है? m-1 l3t-2 की पावर c। कितना आ गया बेटा समझ में? बेटा आप लोगों का काम है घर पे ये सॉल्व करना। h कहाँ से निकाला सर ने? E इक्वल्स टू एच नी वाले फॉर्मूले से। और 9th में पढ़ा होगा आपने, g पहला मास दूसरा मास डिवाइड बाय आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले। ये खुद कर लेना आप लोग, कई बार कराया है, प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, बस अब अगली लाइन में अपना आंसर आने वाला है। आप मास लिख लो, थोड़ा गैप देके, लेंथ लिख लो, थोड़ा गैप देके, टाइम लिख लो और पता कर लो कि किस किस के पास क्या क्या लिखा है। तो m1 ये ऐसा ही लिख सकते हैं इसको। बताओ मास कहाँ कहाँ लिखा है इन तीनों में? तो पहले वाले के पास मास तो बोलोगे हाँ सर मास तो है। दूसरे वाले के पास मास है बेटा तो बोलोगे हाँ जी सर मास वहां पे भी है। बी के पास नहीं है, सी के पास है, दिख रहा है बेटा, -1 × c हो जाएगा ये। लेंथ बोलो तो बोलोगे सर 2a + b। और सी के पास है लेंथ है तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। टाइम बोलो तो बोलोगे सर -a -b और -2c। आया नहीं आया बेटा? तो मास मास, लेंथ लेंथ से बात करेगा, टाइम टाइम से बात करेगा। ऐसे क्वेश्चन इस तरह ही सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 = a - c, यहाँ हो जाएगा 1 = 2a + b + 3c। और बेटा 0 = -(a - b - 2c). इज दिस ओके? तो पहली लाइन से क्या मिल रहा है? a = c मिल रहा है। हाँ ना बोल भाई, a = c मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, a = c को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये देखो, सेकंड वाले इक्वेशन को देखो, थर्ड वाले इक्वेशन को देखो। यहाँ पे ना a और c को a ही बोल दोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 1 बराबर, बोलते जाओ। हाँ बेटा 5a + b हो जाएगा। और यहाँ पे a और c को बराबर बराबर कर लो तो क्या हो जाएगा? 0 = -a - 2a। कितना हो जाएगा ये? हाँ -(b). अब इन दोनों को 9 10 की लैंग्वेज में सॉल्व कर लो, ये कड़े आएगा। 5 में 3 कितना बचेगा? 2 है। यहाँ कितना बचेगा? 1। बाउंसर मारा कि नहीं मारा? तो फाइनली क्या मिल रहा है? a = 1/2। इस चीज को वापस ले जाके फॉर्मूले में रख दो। तो लेंथ किस पर डिपेंड कर गया? h की पावर 1/2, c की पावर, b की पावर और c की पावर फाइंड करनी बाकी है भी अपन को। b और c है ना, a आया ना अपना। हाँ तो = c है तो बेटा यहाँ b भी निकाल लेंगे अपन। यहाँ पे g के ऊपर c है तो वहाँ 1/2 आ जाएगा। तो बेटा l किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो बोलोगे ये ऑप्शन भी सही आ रहा है और बेटा ये ऑप्शन भी सही आ रहा है। आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका डी ऑप्शन भी मार्क होगा और सी ऑप्शन भी मार्क होगा। जब कोई क्वेश्चन जे एडवांस का रहता है तो बेटा उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल आंसर मिलते हैं। कहने का मतलब है एक क्वेश्चन के 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर सही हो सकते हैं। तो एच पे भी डिपेंड करेगा और जी पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे ही आपका होमवर्क है आज का, आप लोग बच्चों मास के लिए सॉल्व करोगे। सेम पैटर्न। कैसे लिखोगे आप मास को? मास डिपेंड्स अपॉन, बोल बेटा, मास डिपेंड्स अपॉन h, बोलो आगे, c और g। क्या क्या होगा? a b c। सॉल्व करते आओगे तो आपको मिल जाएंगे a b c के टर्म। तो वहां से आपके हो सकता है कि एक आधा ऑप्शन और मार्क हो जाए। कर लोगे इतना आया तो